बुद्ध ने कहा है नथिंग इज परमानेंट। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुकुल सिस्टम एज इट इज, बहुत सारे गुरुकुल खुल गए हैं आज की डेट में, एज इट इज बच्चे को बिठा देते हैं उसी यूनिफॉर्म में, उसी ड्रेस में, उसी चोटी में। वो भी कामयाब नहीं है, ठीक है, बिकॉज उसके साथ परिस्थितियां भी मैच करनी चाहिए। टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो गई है, बिना फॉर्मूलाज, बिना कैलकुलेशंस के, बिना मैथमेटिक्स के तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई। जी सर। हम कोई भी चीज ले लें, मैट्रिसेस ले लें, डिटर्मिनेंट्स ले लें, कैलकुलस ले लें, ट्रिग्नोमेट्री ले लें, हमारा एक परसेप्शन है यार ये काम तो आना नहीं है। जैसे आज आप यूएसए में जाते हैं, एक बच्चा इंटर्नशिप के लिए जाता है तो सामने वाले लोग इंटर्नशिप देते हैं क्योंकि वो पूरा सिस्टम उस सिस्टम को सपोर्ट करते हैं। ओके, यू आर कमिंग फॉर अ वॉलंटरी सर्विस फॉर फ्री, ओके वी विल गिव यू द वॉलंटरी सर्विस। कोई कमजोर नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है। आप स्ट्रांग किसको कह रहे हैं? मार्क्स देखकर, और तो कोई पैरामीटर नहीं है आपके पास स्ट्रांग कैन। और आप कमजोर भी कह रहे हैं मार्क्स देखकर, यू डोंट हैव एनी अदर पैरामीटर। इमेजिन करिए एक बच्चा जो थोड़ा वीक है, आप जाके देखो उसमें कितनी क्वालिटीज है। ठीक है, समय के हिसाब से बदल जाना ही समझदारी होती है। अब यूएसए का सिस्टम एज इट इज इंडिया में इम्प्लीमेंट करने नहीं हो सकता कामयाब, ठीक है ना। प्रॉब्लम तभी तो आई कि ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम था, ब्रिटिशर्स चले गए तो हमें अपना नया कुछ बनाना चाहिए था। The people are not allowed to study as per their interest, to find a partner as per their interest, to marry as per their interest, to have kids as per their interest. Today we have Mr. Jyotish Khanna, principal of Smarto Experiential School and one of the founder of Teach with E4. Welcome, sir. Thank you, Ankita. How are you? I am good, sir. How are you? I'm also good. So today we are going to discuss on the various topics related to education system in our country. So, sir, firstly, I want to know what is school, or in Hindi we say it Pathshala. देखिए, the real meaning of school is a place where the student can learn something that adds value to him. It's not a place where student studies something, it is about learning something. कुछ सीखने के प्लेस को हम स्कूल कहते हैं। वो लर्निंग हमारी ऐसी होनी चाहिए जो उसकी लाइफ लॉन्ग एक वैल्यू ऐड करे, जो उसको आने वाले टाइम में, उसके फ्यूचर में, उसको अपने करियर में और लाइफ को जीने में उसकी हेल्प करे। वो लर्निंग एक स्कूल देता है, या स्कूल उस पर्पस से बनाया गया है। तो सर, आपको क्या लगता है हमारे सभी स्कूल इस चीज पे काम कर रहे हैं? क्या जो स्कूल में पढ़ाया जाता है वो मतलब बच्चों को लाइफ टाइम वो चीज काम आती है? देखो, हम इसको ये तो नहीं कह सकते कि वो लाइफ टाइम काम नहीं आती। एक परसेप्शन, दो तरह के माइंडसेट आज की डेट में बन गए हैं। एक वो लोग हो गए हैं जो ये मानते हैं कि जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है वो काम आना ही नहीं है, ठीक है ना। और एक वो लोग हैं जो ये मानते हैं कि स्कूल ही सब कुछ है, या एजुकेशन ले लेना ही सब कुछ है। तो हमें एक बीच का वे फाइंड आउट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि जो कुछ स्कूल में पढ़ाया जा रहा है उसके बिना हमारी लाइफ हम इमेजिन कर सकते हैं। इट्स नॉट लाइक दैट। जो स्कूल में पढ़ाया जा रहा है हर चीज कहीं काम आती है, पर प्रॉब्लम कहीं और है। एक्चुअली हम रियल प्रॉब्लम को नहीं पकड़ रहे हैं। काम तो आती है, पर वो उस ढंग से नहीं पढ़ाई गई कि वो आपको महसूस भी हो, या आपको हर स्टेप पर बहुत ज्यादा काम आ जाए, या वो आपका मार्गदर्शन करके आपको कहीं बहुत आगे ले जाए। वो उस लेवल पर जाकर नहीं पढ़ाई गई है। एग्जाम्पल के लिए, अगर स्कूल्स में बहुत छोटे लेवल से मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट किया जाता है, पर मैथमेटिक्स का असली पर्पस सिर्फ कैलकुलेशंस कर लेना, प्लस माइनस कर लेना, या उन सम्स को सॉल्व कर लेना नहीं है। अगर आपको लॉगरिथम के सम्स दे दिए जाएं, आप लॉग तो निकाल लेंगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री दे दी जाए, ट्रिग्नोमेट्री निकाल लेंगे। बट हमारे आज के लोग, आज के बच्चे ये जानते ही नहीं है कि ये लोग आया कहाँ से, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, वाई इट इज नीडेड, वेयर इट विल हेल्प यू, विल इट हेल्प यू और नोट। इतनी टेक्नोलॉजी हमारी डेवलप हो गई है, बिना फॉर्मूलाज, बिना कैलकुलेशंस के, बिना मैथमेटिक्स के तो ये टेक्नोलॉजी डेवलप नहीं हुई, ठीक है। हम कोई भी चीज ले लें, मैट्रिसेस ले लें, डिटर्मिनेंट्स ले लें, कैलकुलस ले लें, ट्रिग्नोमेट्री ले लें,
हमारा एक परसेप्शन है यार ये काम तो आना नहीं है। इट्स नॉट लाइक दैट। दुनिया के अच्छे अच्छे मैथमेटिशियन देखते हैं, रिसर्चर देखते हैं, पॉलिटिकल फिजिस्ट्स देखते हैं, वो सब लोग इन मैथमेटिक्स के फॉर्मूलाज और इन कॉन्सेप्ट्स में इतने डूब गए कि इन्होंने उसको फील करना शुरू किया, को वो चीजें प्रैक्टिकल लाइफ में दिखती हैं, तभी वो मैथ साकार हो पाता है। और वो मैथ साकार होता है तो एक अलग लेवल की रिसर्च हमारे सामने आती है। बट प्रॉब्लम है, अब दूसरा जो लोगों का नजरिया है कि एजुकेशन ही सब कुछ है, डिग्रीज ले लो, पढ़ते रहो, वो भी प्रॉब्लम है। कि अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ रहे हैं और मीनिंगलेस हम पढ़ रहे हैं तो भी हमारी लाइफ में कुछ उसमें वैल्यू ऐड नहीं हो रही है, कुछ उसमें इम्प्रूवमेंट नहीं हो रही है। ठीक है, तो देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ आइडियोलॉजीज दैट आर पेविंग द वे हियर। दोनों में बैलेंस करने की ज़रूरत है और रूट कॉज एनालाइज करने की ज़रूरत है कि हम लैक कर रहे हैं तो क्या लैक कर रहे हैं। ठीक है ना, और वो लैक जो हम कर रहे हैं, दोज आर द कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स। तो वो जो कॉन्क्रीट कॉन्सेप्ट्स है ना, वो हम नहीं जान रहे। एग्जाम्पल के लिए अगर हम लिख दें एक्स स्क्वायर, व्हाट डज दैट मीन? मैं आपसे पूछता हूँ, व्हाट इज एक्स स्क्वायर इन रियलिटी? सर फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने स्कूल में ही पढ़ा था, उसके बाद मुझे अभी याद भी नहीं है व्हाट डज इट मीन। तो मैं आपसे ही जानना चाहूंगी। रियलिटी एक्स स्क्वायर एक कंडीशन है जहाँ हमारी दो साइड्स, लेंथ एंड ब्रेड्थ, दोनों इक्वल हैं। कहीं पर भी अगर स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है तो इन रियलिटी वहां पर दो साइड्स इक्वल की बात हो रही है। ठीक है, वेदर इज द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटी, वेदर इज द फॉर्मूला ऑफ पाइथागोरस थ्योरम, कुछ भी है। पाइथागोरस थ्योरम को अगर हम कंक्रीटली डिफाइन करें, पाइथागोरस थ्योरम कुछ ऐसा दिखता है, कभी आपने देखा नहीं होगा, बट वो कुछ इस टाइप से, दिस इज इन रियलिटी पाइथागोरस। ये बीच में आपका ट्रायंगल है, इस साइड का स्क्वायर, इस साइड का स्क्वायर और इस साइड का स्क्वायर, ये स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम कंक्रीट चीजों को यूज करके किसी भी फॉर्मूला को समझाने की कोशिश करें तो चीजें बड़ी जल्दी समझ आती हैं। तो इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, तो ये एरिया इक्वल होगा। अगर इसको और इसको फिल किया जाए वाटर से या किसी भी लिक्विड से, तो जितना इन दो में वाटर आएगा उतना ही इसमें वाटर आएगा। दिस इज पाइथागोरस। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर। ओके, similar every mathematic concept is related to some concrete thing, जिसकी वजह से आज हमारी टेक्नोलॉजी इतने पहुंची है और हम डीप डाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, आई होप दिस सॉल्व्स योर क्वेरी। सर अभी आपने एक वर्ड यूज किया कंक्रीट फॉर्मूला या फिर कंक्रीट मेथड, मैं उसके बारे में थोड़ा सा और डेप्थ में जानना चाहूंगी, ऑडियंस को ताकि पता चले कि इस वर्ड का मीनिंग क्या है बेसिकली। So you asked about concrete. See, concrete means something that you can feel physically, जिसको आप टच कर सकते हैं, या आपके सेंस ऑर्गन्स जिस भी कंडीशन को, जिस भी चीज को फील कर सकते हैं, दैट इज कंक्रीट। मैथमेटिक्स में कंक्रीट का बहुत बड़ा रोल है। इन सिंगापुर मैथ्स कंक्रीट, पिक्टोरियल, एब्स्ट्रैक्ट, सीपीए, ये 3 स्टेजेस होती हैं, जिसमें कंक्रीट में बड़े ही सिस्टमेटिक तरीके से मैथ्स को फील करवाने की कोशिश करते हैं विद डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ टूल्स लाइक डीन्स ब्लॉक्स और बीड्स और अबैकस और सम ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, जिसके जरिए बच्चा मैथ्स को फील कर सके, रियल लाइफ के साथ कनेक्ट कर सके। जी और वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं से मैथ्स का एक एक्चुअल मीनिंग आपको पता चलता है। नॉट ओनली मैथ्स, जी everywhere the concrete experiences are must. If we talk about experiential education में first step ही concrete feelings आता है, concrete experiences आता है, जिसको हम CE बोलते हैं। और इसमें फीलिंग्स, सेंसेशंस के जरिए, अपने सेंस ऑर्गन्स के जरिए एक चाइल्ड लर्न करता है। सबसे पहले उसकी फीलिंग्स एक्टिव होती हैं, उसको कुछ समझ में आने लगता है कि फॉर एग्जांपल आपने कार चलाना सीखना है, तो सबसे पहले कंक्रीट एक्सपीरियंस जरूरी है। अगर मैं यहाँ बैठकर आपको डायरेक्टली कार के बारे में बताना स्टार्ट करूं कि देयर इज अ गियर एंड देयर इज
एक्सीलरेटर, ब्रेक एंड क्लच, यू कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, आपके कुछ भी नहीं समझ में आएगा। Exactly, sir. तो कुछ पहला स्टेप है कंक्रीट एक्सपीरियंसेस। अभी एजुकेशन में जो पहला क्वेश्चन आपका था, प्रॉब्लम ही यही हो रही है कि हम डायरेक्टली एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से स्टार्ट कर, कॉन्सेप्ट्स की बात करना पहले स्टार्ट कर देते हैं। इन जी, रियलिटी बच्चे को प्रॉब्लम ही नहीं पता कि हम इन कॉन्सेप्ट्स पर क्यों आ गए, जी, जी, ठीक है ना। और वहां पर फिर एक डिस्कनेक्ट स्टार्ट होता है कि मुझे पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, जी, मुझे मार्क्स के लिए पढ़ना है। टीचर भी कह देता है बेटा ये नहीं पढ़ेगा तो मार्क्स नहीं आएंगे, और जी, सब चीजें मार्क्स से जोड़ दी गई हैं। तो बच्चे जी, को अल्टीमेटली ये लग रहा है कि मैं नहीं पढ़ूंगा तो मार्क्स नहीं आएंगे, दैट्स इट, जी, और सर, मुझे मार्क्स के लिए पढ़ना है। जी, एजुकेशन का पूरा पर्पस खत्म हो गया। अब होता जी, क्या है, 10th में बच्चा मार्क्स के लिए पढ़ता है, हम्म, एग्जाम खत्म हुए बच्चा अपने माइंड से उसको इरेज कर देता है। 12th में जी, मार्क्स के लिए पढ़ता है, एग्जाम के बाद इरेज। सिमिलरली ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, आप जितनी मर्जी डिग्रीज कर लो, वो मार्क्स की दौड़ आपको मेंटल और कॉग्निटिव डेवलपमेंट नहीं होने देती। बस जी, आपको ये लगता है ओके मार्क्स तो बहुत अच्छे आए हैं, मैं तो टॉपर हो गया, मैं तो बहुत इंटेलिजेंट हो गया, फेक। और आपके इर्द गिर्द बना रहता है कि यस आई एम द टॉपर, बट इन जी, रियलिटी आपसे खराब आदमी कोई नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। वही मैं आपसे पूछने वाली थी कि जैसे जो हमारे जैसे जनरली क्या होता है स्कूल्स में, स्कूल्स का मोटिव क्या होता है सर? जो टीचर्स जो होती है वो इंटेलिजेंट बच्चे पे तो ज्यादा उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज देती है, बट जो एवरेज लर्नर होता है बेसिकली मुझे जो लगता है सर, उसको टीच करना या फिर उसको कोई भी कंसेप्ट के बारे में डिटेल में समझाना या उसकी क्वेरीज क्लियर करना, उसके ऊपर कम फोकस दिया जाता है हमारे स्कूलों में। तो उसके ऊपर आपके क्या विचार हैं सर? सो यू आस्क्ड मी अबाउट कि जो कमजोर बच्चा है जी सर, और एवरेज जो लर्निंग। बहुत तेज बच्चा है, पहले तो जी ये कंसेप्शन ही गलत है। कोई कमजोर नहीं है, कोई स्ट्रांग नहीं है। आप स्ट्रांग किस मार्क्स देखकर, और तो कोई पैरामीटर नहीं है आपके पास स्ट्रांग क्या है, और आप कमजोर भी कह रहे हैं मार्क्स देखकर, यू डोंट हैव एनी अदर पैरामीटर। जी सर, इमेजिन करिए एक बच्चा जो थोड़ा वीक है, जी आप सर। जाके देखो उसमें कितनी क्वालिटीज है, जस्ट लुक एट हिज क्वालिटीज। सर किस तरीके से हम उसकी क्वालिटीज देख सकते हैं या फिर उसमें इम्प्रूवमेंट हमारे मतलब किस तरीके से लाया जा सकता है? स्कूल में क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं? हमारी एजुकेशन सिस्टम में क्या तरीके अपनाए जा सकते हैं जिससे कि बच्चों की छुपी हुई क्वालिटीज पता चले? एग्जैक्टली दैट इज द रियल पॉइंट, जी सर, कि हम कैसे उसकी क्वालिटीज को आइडेंटिफाई करें। जी सर, स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशन की जरूरत है यहाँ पर, ठीक है। जी अभी सर, मैंने कहा कि एक बच्चा जो एकेडमिकली वीक है, जी सर, मोस्ट ऑफ द टाइम यू विल फाइंड लॉट ऑफ क्वालिटीज इन हिम, जिसको हम मार्क्स में या न्यूमेरिकल टर्म्स में नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं, जी, और हम उसको ये कह कह कर कि तू नालायक है, हम उसको डिमोटिवेट कर रहे हैं। और हाँ वो जी, अपनी लाइफ में एक मकसद जो वो पकड़ सकता था, जो कुछ बन सकता था, वो अपना खो देता है, हाँ ठीक है। जी, मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी हैव सीन कि द स्टूडेंट्स हु आर वीक academically are good in जी सर, extracurricular, or good यस, in social relations, or good जी in सर, interpersonal relations, or good in networking, or good in technology, जी or सर, good in some aerobics, or some other any kind of skills. Most of the time we have seen that. जी But सर, when we say that ये बच्चा कमजोर है, हमने एक तरह से जी, हमने उसको डीमोटिवेट कर दिया, डीमोरलाइज कर दिया कि तू तो कमजोर है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन योर लाइफ। और जी सर, वो जो उसके माइंड में एक चीज चली जाती है कि मैं नालायक बच्चा हूँ क्लास का, वहां से वो बदमाशी की ओर और दूसरी चीजों की ओर जाने लगता है। जी, इंग्लिश स्कूल्स में एक टर्म होती है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। ओके, पॉजिटिव रिगार्ड तो हम सीख गए हैं देना, हाँ जी, हाँ हमारे यहाँ जी, बहुत पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है कि हाँ जी बेटा सर, कुछ करेगा तो मैं तेरे को टॉफी दूंगा, ठीक है हाँ ना, कुछ जी, करेगा तो मैं साइकिल ले दूंगा, कुछ करेगा तो ये करूंगा, कुछ करेगा तो वो करूंगा, ओके। हाँ हम अपनी कंडीशन साथ में लगा देते हैं। कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है जी, कि तू जी, मेरे हिसाब से चल तब तू अच्छा बच्चा है, मेरे हिसाब से नहीं चलेगा तब तू अच्छा बच्चा नहीं है। जी सर, दुनिया के बहुत सारे ऐसे ऐसे कामयाब लोग हुए हैं जो अपने माँ बाप की नज़र में ही अच्छे नहीं थे, ठीक है ना। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम पेरेंट्स लास्ट मोमेंट तक यही सोचते रहे थे ये तो नालायक है, पता नहीं क्या जी, अजीब ही बात कर रहा है, हाँ जी, ठीक है ना। लेकिन जब कामयाबी उनको मिल गई
तब हाँ। यकीन होना शुरू हुआ माँ बाप को भी कि हाँ वाक्य में ही ये जो बात कर रहा था ये कुछ अलग थी, ठीक है ना। हाँ जी। तो वो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड इज मोर इम्पोर्टेंट दैन एनी काइंड ऑफ कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। जी सर। हमने कंडीशंस अपने अकॉर्डिंगली लगा दी। हमारा जी। माइंडसेट 50 साल पुराना माइंडसेट है, हम उसके अकॉर्डिंगली आज कंडीशंस बच्चे पे लगा रहे हैं। क्यों भाई? वो सही। कंडीशंस लागू ही नहीं होती आज की डेट में। हाँ हम जी। इवन बच्चे को इतनी आजादी नहीं है कि वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी लाइफ सेट कर सके। जी। In India, the situation is very worse. The people are not allowed to study as per their interest. They are not allowed to find a partner as per their interest. They are not allowed to marry as per their interest. They are not allowed to have kids as per their interest. हर चीज में सोसाइटी और जो ऑब्लिगेशंस हैं वो कुछ ना कुछ लगी रहती हैं। जी सर। What they want, just respect their wants and regard them. अनसोशल अनएथिकल नहीं होना चाहिए, बस इतना आप देख लो, हाँ ठीक है जी। ना। वो पॉजिटिव रिगार्ड ये ना हो कि वो शराब पी के आ रहा है और वो बिल्कुल टल्ली हो के आ रहा हो तो आप कहें हाँ नहीं नहीं हमें तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड देना है। नो, हाँ जी। इट हाँ इज नॉट जी। लाइक दैट। अनकंडीशनल जी। पॉजिटिव रिगार्ड का मतलब है कि द एक्टिविटी शुड नॉट बी एंटी सोशल, एंटी ह्यूमन or any kind of addictive activity. If it is okay, accept him and give सर। him the regard. Okay, you are trying your good. यस सर। देर इज अ बेटर वे आउट। आप अपना ऑप्शन भी, इट्स नॉट लाइक कि आप अपनी चॉइस नहीं दे सकते कि जी बेटा जी। आप जो कर रहे हैं वो अच्छा हो सकता है, मैं नहीं समझ पा रहा हूँ, आई एम नॉट रीचिंग देयर, बट देर इज वन मोर वे आउट। जी जी। हमने ऐसा किया था तो हमें वो अच्छा लगा, वो कामयाबी मिली, एक बार जी। उसको भी आजमा के देख लो। इट्स योर विश, वी कैन नॉट फोर्स यू। जी सर। अब समय वो नहीं रह गया कि राजा का बेटा राजा बनेगा, मोची का बेटा मोची बनेगा, नाई का बेटा नाई बनेगा। वो जी समय था एक, और उस समय की अपनी एक अलग इम्पोर्टेंस थी। उस समय हाँ जी। इकोनॉमी उसी हिसाब से चल रही थी। लेकिन हमने वो बात तो छोड़ दी, जी जी। लेकिन वो विचार नहीं छोड़ा, ठीक है ना। वो एक्टिविटी तो अब नहीं रही। हम वैसा चाहते ही नहीं कि नाई का बेटा नाई बने, मोची का बेटा हाँ मोची बने। हाँ लेकिन जी। हाँ हमारी जी। हरकतें और हमारा जो उठने बैठने का तरीका है, जो सोचने का तरीका है, वो आज भी वैसा ही है। तो सही चले है। तो मेरे हिसाब से, हाँ जी। हाँ जी। दैट इज द प्रॉब्लम। ठीक। सर जैसे आपने अभी बात की पुराने टाइम के बारे में, तो एक मेरे दिमाग में और अभी थॉट आया, क्या जो हमारा पाठशाला, क्या जो हमारा गुरुकुल सिस्टम था, क्या वो सिस्टम में जिस तरीके से पढ़ाया जाता, जिस तरीके से एजुकेशन दी जाती थी, जिस तरीके से चीज़ों के बारे में सिखाया जाता था, वो बेटर था, या आज का जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो बेटर है? तो इस पर थोड़ा सा आप प्लीज मुझे फोकस कीजिए। एजुकेशन को चेंज कर सकते हैं, बहुत रेवोल्यूशनरी चेंजेस हैं अगर वो जी सही ढंग से इम्प्लीमेंट हो जाएं। जी सर। अगर हम आज के एजुकेशन सिस्टम की बात करें, ये एजुकेशन सिस्टम हमारा लॉर्ड मकाले ने बनाया, और लॉर्ड मकाले ने एक ही ऑब्जेक्टिव से इस एजुकेशन को इम्प्लीमेंट किया था कि द पीपल शुड बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, ओपिनियन एंड इंटेलेक्ट। ये उनकी वर्डिंग थी, ठीक ओके। है। तो अब आप ये जान लें कि ये तो रिटन स्टेटमेंट है, हर कोई जानता है कि लॉर्ड मकाले ने ये एजुकेशन अप्लाई करते हुए किन शब्दों का इस्तेमाल किया था। इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट, मॉरल्स एंड इंटेलेक्ट। ओके, हर चीज वो इंग्लिश हो जाए। जी जी। उनका पर्पस एजुकेशन देने का ये था कि जब वो इंडिया में आए तो उनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी एडमिनिस्ट्रेटर्स को, एम्प्लॉयज को ढूंढने, लैंग्वेज पैरिटी को खत्म करने में। जी सर। वो ये सोच के आए थे कि अब तो ये हमारा ही कंट्री है, हमें यहीं राज करना है, कमाएंगे खाएंगे और ले जाएंगे अपने देश, ठीक है जी ना। सर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी बेसिकली वैसी कंपनी थी जैसी आज की डेट में कंपनीज होती हैं। हाँ उसमें जी। बहुत लोगों का पैसा लगा था, शेयर होल्डिंग थी। सेम अच्छा। वैसा ही कॉन्सेप्ट था जैसा आज आप टाटा रिलायंस देखते हैं। हाँ इमेजिन जी। करवाने की कोशिश करता हूँ कि क्या था सिचुएशन। हाँ अगर जी। आज टाटा में आपने पैसा लगा रखा है, फॉर एग्जांपल स्टॉक ले रखे हैं, तो आप यही चाहेंगे कि टाटा के स्टॉक रेस करें। प्लीज करें। आपको नहीं पता कि टाटा क्या प्रैक्टिसेस कर रहा है। फॉर एग्जांपल टाटा, अब मैं टाटा का नाम ले रहा हूँ बट मेरा इंटेंट कोई नहीं है, मैं अपने व्यूअर को भी बता दूं, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल टू शो दैट व्हाट आई वांट टू कन्वे। तो ये जो कंपनी है, ये फॉर एग्जांपल किसी और कंट्री में जाके कुछ
अनएथिकल प्रैक्टिसेस करने लग जाती है जस्ट टू अर्न प्रॉफिट, और वहाँ जाके कुछ लोगों को गुलाम बना, फॉर एग्जांपल अफगानिस्तान चले गए या कहीं चले गए, वहाँ के लोगों से बहुत सस्ते रेट में काम करवाना स्टार्ट किया और अपने प्रोडक्ट अपने लिए प्रोडक्ट्स बनवाने शुरू कर लिए। जी ठीक है, वहाँ से चीप लेबर मिल रही है, उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, धीरे धीरे कॉलोनाइज करना शुरू कर दिया। चलो ठीक है भाई, यहीं पे अब लोगों को राज करना शुरू करते हैं, ठीक हाँ है, जी और कॉलोनाइज करके चीज़ों को अपने कंट्रोल में लेना स्टार्ट करते हैं। हाँ जी ठीक है, गवर्नमेंट के भी लोगों का उसमें पैसा लगाया तो गवर्नमेंट ने मिलिट्री सपोर्ट दे दिया वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ हो गया। हाँ ठीक है, जी धीरे धीरे वो कंपनी बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर गई, लेकिन हाँ अभी जी उनको चैलेंजेस आ रहे हैं उस पर्टिकुलर लैंड पर लोगों को ट्रस्ट में लेने में, क्योंकि उनकी अपनी एजुकेशन अपने कल्चर उनको छोड़ नहीं रहे। और फिर चैलेंजेस आ रहे हैं उन लोगों को अपनी कंपनी के हिसाब से ट्रेन करने में, बिकॉज कंपनी एक्सपैंड कर रही है, बिजनेस बढ़ रहा है। तो फिर आप क्या करेंगे, आप वहां पर जाएंगे और उनको कहेंगे ओके ये एजुकेशन आप ले लो, तो इससे आपको हमारी कंपनी में जॉब मिल जाएगी। ठीक है हाँ ना, जी हाँ जी मोटा उस समय वही सेट हो गया था। जी सर। बट बेसिकली सर ईस्ट इंडिया कंपनी ये चाहती थी कि ये लोग हमारे हिसाब से हमारे लिए तैयार हो जाएं, ये लोग मालिक ना बने, बस इतना ही हो जाएं। जैसे आज की डेट में कंपनीज, कॉर्पोरेट कंपनीज हाँ ट्रेनिंग जी देती हैं लोगों को, एम्प्लॉयज को ट्रेनिंग देती हैं, सिर्फ उतनी बात सिखाती हैं जितनी उनको जरूर। अपनी कंपनी में रिक्वायरमेंट होती है। वो हाँ नहीं जी चाहती कि ये लोग बड़े बिजनेसमैन बन जाएं, हाँ जी एंटरप्रेन्योर बन जाएं। आज हाँ की जी डेट में भी ये सब चीजें होती हैं, कंपनीज उतनी बात सिखाती हैं जी सर। जितनी वो चाहती हैं। जी ठीक है सर। ना, इट हैपन्स। जी सर। तो ये एजुकेशन तो उस समय का उन्हीं का बनाया हुआ है, और वो एक लिमिटेड सी बात ही जी हमें लगा कि अब इजी वे यही है कि जो चल रहा है उसको एज इट इज फॉलो कर लो, उसमें कोई बदलाव मत करो, और हम उसके साथ चलते चले गए। ठीक जी है, आपने जी बात करी गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम की, तो गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम हमारा लगभग 16वीं शताब्दी में लगभग खत्म हो गया था। द रीजन वाज द अटैक ऑफ मुगल्स, बुरी हालात हमने देखे। लेकिन गुरुकुल एजुकेशन सिस्टम बहुत एडवांस था। आज जो आप यूएसए का स्टेटस देखते हैं, जी ठीक है, देयर वर 3 डिफरेंट काइंड ऑफ schools और यूनिवर्सिटीज एट दैट टाइम। वन वाज जी फॉरेस्ट यूनिवर्सिटीज, फॉरेस्ट जी स्कूल्स जिनको हम बोलते थे। जी वो जंगलों में बने हुए कुछ ऋषि मुनियों के, ऋषिस के छोटे जी छोटे पाठशालास थे। ठीक है, जी कंक्रीट एंड मोटर यूनिवर्सिटीज थी जो प्रॉपरली यूनिवर्सिटीज बनाई गई, और जैसे हमारे तक्षशिला यूनिवर्सिटी, नालंदा यूनिवर्सिटी, मिथिला यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो उस समय बहुत सारे जो एजुकेटेड किंग्स थे, ठीक है, जैसे गुप्ताज ने बहुत पैसा हाँ जी यूनिवर्सिटीज पे लगाया। वो हाँ चाहते जी थे कि ठीक है, चाणक्य के टाइम में बहुत काम हुआ। चाणक्य जी तक्षशिला यूनिवर्सिटी में, वहाँ उन्होंने बहुत लंबे टाइम तक स्टूडेंट्स को ट्रेन किया। उसके बाद नालंदा यूनिवर्सिटी का, चाणक्य ने ही नालंदा यूनिवर्सिटी चाणक्य के टाइम पे ही बनी। ठीक है, जी तो गुप्ताज और मौर्याज, इन लोगों ने बहुत इन्वेस्ट किया यूनिवर्सिटीज को डेवलप करने में। तो ये जी थी कंक्रीट एंड मोटर यूनिवर्सिटीज। और एक होती थी हमारी टेम्पल यूनिवर्सिटीज। टेम्पल यूनिवर्सिटीज इन रियलिटी जो हम आज टेम्पल्स का रूप, तो वो टेम्पल्स का रूप उस समय नहीं था। टेम्पल्स उस समय एजुकेशन का एक प्लेटफॉर्म था जहाँ लोग आते थे, अपने मन की बात करते थे। वहाँ जो भी पंडित, या उस समय पंडित ऐसे भी नहीं थे जैसे आज है। आज हाँ पंडित जी का मतलब सिर्फ कुछ एस्ट्रोलॉजी और कुछ संस्कृत जान लेना है। उस समय पंडित एक विद्वान व्यक्ति को कहा जाता था। तो वो पंडितों से अपनी मन की बात करते थे और उनसे उपाय जानने की कोशिश करते थे, अवेलेबल नॉलेज के अकॉर्डिंगली। हाँ तो जी जो पंडित थे वो सिर्फ ये नहीं कि संस्कृत के 4 शब्द जान लिए और जी एस्ट्रोलॉजी पढ़ ली और पंडित हो गए। एट दैट जी टाइम पंडिताई वाज नॉट दैट काइंड। ओके, उनका मतलब था एक विद्वान व्यक्ति जिसको गणित, अर्थशास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, मैथमेटिक्स, सब चीजों की नॉलेज है, वो पंडित था इन रियलिटी। हमारे इंडिया में एस्ट्रोनॉमी पे जितना रिसर्च हुआ हाँ जी 5th सेंचुरी, 6th सेंचुरी, हाँ जी रिकॉर्ड, ऑन रिकॉर्ड बहुत कम रह गई चीजें, क्योंकि आर्यभट्ट की ही लिखी हुई बहुत सारी बुक्स को जला दिया गया और उनकी एक भी कॉपी हमारे पास आज अवेलेबल, एक कॉपी अवेलेबल है सिर्फ। उनकी बुक थी शटाष्ट करके, एक बुक थी जी आर्यभट्ट की। जी ठीक है, जो एस्ट्रोनॉमिकल डेटाज पर बेस्ड, जहाँ तक मुझे थोड़ा याद आ रहा है उसके बारे में, हाँ हाँ जी
लेकिन वो अपनी उस बुक में भी अपनी और बहुत सारी बुक्स का जिक्र करते हैं, हाँ जी, लेकिन वो बुक्स हमें आज की डेट में मिलती नहीं है, उसका एक भी कॉपी अवेलेबल नहीं। एक और बुक उनकी जो आई थिंक अरेबिक में कन्वर्ट अरेबिक में ट्रांसलेट की, उनके समय में ही उन्होंने ही ट्रांसलेट किया। जी, उसका संस्कृत वर्जन अवेलेबल नहीं है, जी, उसको अरेबिक में ट्रांसलेट कर दिया गया। जी, ठीक है, संस्कृत वर्जन बाद में मुगल्स ने जला दिया, अरेबिक वर्जन ही अवेलेबल है, और वहीं से हम आइडिया लगाते हैं उस समय की आर्यभट्ट की नॉलेज के बारे में। वो अरेबिक वर्जन भी बाद में पर्शियन में और इंग्लिश में कन्वर्ट हुए, ट्रांसलेट हुए, तो एक दो बुक्स का ही हमें रेफरेंस मिलता है। हाँ जी, हाँ अराउंड जी, 80% जो इंडिया का डेटा था, हाँ जो जी, रिसर्च था, अराउंड हाँ जी, 80% डेटा डैमेज किया गया। और ये बख्तियार खिलजी के टाइम से ये स्टार्ट हुआ, उससे हाँ पहले जरूर सब मुगलों ने नहीं खत्म किया, बहुत सारे मुगल्स इंडियन नॉलेज को लेने इंडिया आते थे, जी, उसको उन्होंने अपनी अरेबिक में कन्वर्ट किया। बहुत सारे मुगल्स ने, बहुत सारे मुस्लिम्स ने, टर्किश लोगों ने, चाइनीज लोगों ने, पर्शियंस ने बहुत सपोर्ट किया, इंडिया आते थे एजुकेशन लेने, और वो अपने अपनी लैंग्वेज में उनको कन्वर्ट करते थे। दिस वाज द हिस्ट्री। ओके, बट लेटर ऑन बख्तियार के टाइम्स की उन्होंने जम्मू कश्मीर से स्टार्ट किया हाँ जी, हमारे एविडेंसेस को मिटाना। एक जलन हो जाती है ना कि ये एरिया इतना समृद्ध क्यों हो रहा है, हाँ वहां जी, उन्होंने मिटाना स्टार्ट किया। वो मिटते मिटते वो पूरे, उसके बाद एक ऐसा सिलसिला चला कि कुछ सालों के अंदर ही, हाँ जी, आप ये मान के चलिए 50-100 सालों के अंदर ही लगभग हर यूनिवर्सिटी को जला दिया गया। ठीक है ना, जी, विद इन जैसे 50 ईयर्स लगभग हाँ जी, टोटल हमारी जो है ना, हाँ उसको जी, जलाया। और हमारा केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स हुआ करता था उस समय, हाँ जी, वहाँ केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स आई थिंक 16th सेंचुरी में था। बहुत सारे डेटाज उन्होंने, एस्ट्रोनॉमिकल डेटाज, जी सूर्य की सर, दूरी और ये सब हाँ चीजें। जी, हाँ जी, हाँ ठीक है, जी, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बहुत रिसर्च हुई थी उस समय। इवन आप जो देखते हैं आज हनुमान चालीसा में, हम कई बार कहते हैं कि कुछ चीजें लिखी हुई हैं, वो तुलसीदास जी ने लिखी 15वीं शताब्दी, हाँ और जी, वो डेटाज हमारे पास लगभग 5वीं शताब्दी या 6ठी शताब्दी से ही कलेक्ट होना स्टार्ट हुए थे। और हो सकता है कि 13वीं 14वीं शताब्दी में केरला स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स ने इतना रिसर्च कर लिया था कि इंडिया टू डिस्टेंस है। और तुलसीदास जी एक विद्वान थे, पंडित थे, वो सिर्फ वो जी, पंडित नहीं थे कि भाई जिन्होंने एक चोटी बना ली और हाँ जी, कुछ श्लोक याद कर लिए। वो वाकई हाँ में जी, एक विद्वान थे। तो कोई भी व्यक्ति जिसने संस्कृत का पाठ उस समय की, संस्कृत को पढ़ा था उस समय में, तो वो एक विद्वान की कैटेगरी में आता था, क्योंकि संस्कृत में ही सारी नॉलेज उस समय प्रिजर्व रखी जाती थी। जी सर, तो जी सर, उन्होंने भी कहीं ना कहीं से वो डेटाज लिए होंगे, तो उसका मेंशन किया। बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक जी है, तो वो सर, एक जेन्युइन डेटाज आज की डेट में हमें जो हम कॉरिलेट बिठाते हैं कि बहुत हाँ जेन्युइन जी, डेटाज हैं, तो वो वहां से लिए गए। इवन एस्ट्रोनॉमिकल डेटाज हमारे जी, जो दिखते हैं वो बहुत ही एक्यूरेट हैं कंपैरेटिवली। ग्रीक माइथोलॉजी की अगर बात करें या कहीं और की करें, तो बहुत एक्यूरेट हैं। तो गुरुकुल जी, सिस्टम वाज वेरी वेरी रिच। जी ठीक सर, है, जिसको फिर स्टेप बाय स्टेप हाँ जी, मुगल्स एंड देन ब्रिटिशर्स आए। उन्होंने तो देखा कि इनके तो पल्ले कुछ है ही नहीं, तब तक कुछ बचा ही नहीं था। एक्चुअली ब्रिटिशर्स को सबसे बड़ा चैलेंज आया, उनको लगा ये तो अंधविश्वास में बड़े लोग हैं, हाँ जी, इनको तो हाँ जी, एजुकेशन से कोई मतलब ही नहीं है। हाँ ठीक है जी, ना, तो उनको लगा कि एजुकेशन तो थी इंडिया में, 1-1 लाख स्कूल हमारे गांव बंगाल के अंदर, 1 लाख स्कूल था उस समय भी। बट जब ब्रिटिशर्स आए, उन्होंने देखा कि साइंस की कोई नॉलेज नहीं है इनको। हाँ जी, हाँ बट जी, साइंस तो हमारी सारी जला दी, हाँ साइंस जी, तो बहुत था, हाँ बट वो जी, जला दी गई। तो yes, ब्रिटिशर्स को ये लगा कि उनको बड़े आराम से मूर्ख बनाया जा सकता है, साइंस की नॉलेज नहीं है, और उसी का फायदा उठाया गया। और फिर वो एजुकेशन एक डैमेज किया गया, और वो हम बिना अपनी हिस्ट्री को जाने, बिना अपनी ग्लोरी को जाने, आज हम गुणगान करते रहते हैं कि ओके यस, मार्क्स 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 मार्क्स। जी, और मजे की बात यह है कि जो 1 लाख स्कूल ब्रिटिशर्स ने बंगाल में देखे कैसे चल रही हैं, वॉलंटरी सर्विसेज के जरिए चल रही हैं, जी, ब्रिटेन में ऐसा कुछ भी नहीं था। ओके, और ऑन रिकॉर्ड है ये चीज कि वो वहां गए और उन्होंने कहा भी ये मॉडल एज इट इज हम यहाँ पे लागू कर दें, और उन्होंने वहां लागू किया और यहाँ उसको खत्म करने की कोशिश करी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सो दिस इज द हिस्ट्री, एंड पीपल डज नॉट नो कि हम कर क्या रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। बहुत सारी प्रथाएं हाँ जी, आपकी बुर्का, हाँ जी, अपना क्या कहते हैं, पर्दा,
ठीक पर्दा है, सिस्टम। पर्दा प्रथा इंडिया जी। का कोई इतिहास नहीं है पर्दा प्रथा का। 15वीं 16वीं शताब्दी से कोई पर्दा नहीं था इंडिया में। इंडिया वाज वेरी रिच कल्चर। पर्दा प्रथा कब आई? जब लोगों में डर हो गया कि मुगल भी कहीं भी किसी भी लड़की को परेशान कर सकते हैं। जी। मुगलों ने अटैक करना शुरू किया तो लोगों ने घर से बाहर महिलाओं को कवर करके भेजना शुरू किया। जी। जी। वो पर्पस था पर्दा का, हाँ जी। just to protect their women from Mughals, from the attack of Mughals. सती प्रथा वहीं से स्टार्ट होती है हमारी उस टाइम, जो जी। जी। 18वीं शताब्दी में जाके खत्म हुई। 200-300 साल हम सती प्रथा में फंसे रहे, क्योंकि तो वो सर, अपने आप को विमेन प्रोटेक्ट करती थी। हाँ जी, हाँ जी। तो मेरा एक क्वेश्चन और है सर, जैसे अभी आपने बोला कि वुमेन्स को प्रोटेक्ट करने के लिए पर्दा सिस्टम स्टार्ट किया गया, तो ऐसे ही हमारी जो इतनी वास्ट एजुकेशन थी, मतलब इतनी अच्छी एजुकेशन जो बोलेंगे कि डायमंड कैटेगरी की या गोल्डन कैटेगरी की जो हमारी एजुकेशन सिस्टम थी, जो हमारे गुरुकुल्स में जिस तरीके से पढ़ाया जाता, तो उस पे क्यों कोई एक्शन नहीं लिया गया सर? देखो, पता है क्या, सिस्टम पूरा डैमेज हो गया एक तरह से। हाँ जी। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो लीडर थे उस समय, उन्होंने बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जी। और इवन नॉलेज नहीं रही थी। ये तो अब क्या है ना कि अब हम लोग रिसर्च करने लग गए हैं, हिंदुस्तानी हाँ जी। लोग पढ़े लिख गए हैं, ठीक हाँ है। जी। तो हम लोग जा जाके डेटाज निकाल रहे हैं। एक्चुअली आप उसकी उस डेटा जो खत्म किया गया ना, उसकी हाँ कॉम्प्लेक्सिटी को समझिए। जी। नालंदा यूनिवर्सिटी, तक्षशिला यूनिवर्सिटी, उसको जला देने का मतलब ये था कि ओरिजिनल पेपर्स, ओरिजिनल सब चीज खत्म हो गई, ठीक है। हम्म। अब हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा एक्चुअल कल्चर कैसा है? उस हम्म। चीज को पता लगाना बहुत कॉम्प्लेक्स है। आज भी चीजें निकल कर आ रही हैं, ऐसा नहीं है कि हम पूरा देख चुके हैं। हाँ जी। क्योंकि जो पर्शियन और चाइनीज लोग आते थे हाँ जी। इंडिया में, हाँ ठीक है, जी। जुआन पैड करके उनकी बुक है, और एक फी शानो करके है एक हाँ जी। पर्सन जो चाइनीज ट्रैवलर थे, इंडिया आए। और उन्होंने, मेरे को नेम्स एग्जैक्टली ध्यान नहीं है बिकॉज थोड़े हमारे हाँ जी। लैंग्वेज के नहीं है, तो इट इज डिफिकल्ट टू रिमेम्बर दोज नेम्स। हाँ तो जी। वो इंडिया आए और उन्होंने यहाँ से जो भी चीजें थी उनको कॉपी करना शुरू किया। जो नॉलेज अवेलेबल थी उसकी कॉपीज उन्होंने बनाई, और जी। उसके बाद वो उन्होंने और कंट्रीज में उसको फैलाना शुरू किया, और बहुत सारी जी। अपनी बुक्स लिखी जिसमें उन्होंने जिक्र किया कि ऐसी सी नॉलेज हमने इंडिया से ली है। जी। उसके जी। बाद इंडिया से बहुत सारे हम्म। स्कॉलर्स को चाइना बुलाया जाता था वहां के राजाओं के द्वारा कि आओ और अपनी बुक्स को ट्रांसलेट करो। बहुत सारी बुक्स चाइनीज में, अरेबिक में, पर्शियन में ट्रांसलेट हो गई, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इंडिया अटैकर्स के घेरे में आ गया, और हमारे यहाँ जो ओरिजिनल बुक्स थी वो जलाई गई, प्रतियां सब जला दी गई। ओरिजिनल, उस समय प्रिंटिंग प्रेस तो थी नहीं कि डेटास की मल्टीपल कॉपीज पे कॉपीज बन रही हैं, इट वाज नॉट हाँ पॉसिबल, जी। हाँ जी ठीक है। सर। अब वो जो ओरिजिनल चीजें थी वो ट्रांसलेटेड फॉर्म में कोई चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ी है, कोई पर्शियन में पढ़ी है, कोई कहीं पढ़ी है, ठीक है। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि ब्रिटिशर्स ने लगभग पूरे वर्ल्ड में अपना वर्चस्व जमा लिया, हर कंट्री लगभग उनकी गुलाम होने लग गई। नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन बहुत स्लो हो गया, स्लो डाउन हो गया पूरा प्रोसेस। फिर 1947 में भारत आज़ाद होता है। हमारे पास इतने पैसे नहीं कि हम दूसरे कंट्रीज जा सकें, उन पेपर्स को पढ़ सकें, उन चीज़ों को ले सकें। करते करते 50-60 साल हम धीरे धीरे चीज़ें, जब लोग ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आया 1992 के बाद से, जब ग्लोबलाइजेशन का ज़माना आया तो चीज़ें इधर की उधर, उधर की इधर हाँ जी। आने लगी। और वहाँ से फिर धीरे धीरे हमें नॉलेज मिलने लगी कि ओके, ये इस बुक की कॉपी आर्यभट्ट का लिखा हुआ वहां पड़ा है अरेबिक में, ओके दिस इज द ओरिजिनल ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आर्यभट्ट, जो आर्यभट्ट ने खुद से उसको ट्रांसक्राइब किया। हमें वहां से अपनी इंपॉर्टेंस पता चलने लगी। कुछ चीजें ब्रिटिशर्स ले गए बिना नाम लिए, प्लेगरिज्म बहुत किया ब्रिटिशर्स ने उस समय। ये तो ऑन रिकॉर्ड है चीजें कि इंडियन टेक्स्ट चाइनीज में ट्रांसलेट हुए, चाइनीज टेक्स्ट इंग्लिश में ट्रांसलेट हुए। प्रॉब्लम ये थी कि इंडियन जब चाइनीज में ट्रांसलेट हुए तो चाइनीज ने नाम लिया कि ये डेटा हमने तक्षशिला या नालंदा से लिया, जी। बट जी। ब्रिटिशर्स ने जब चाइनीज का डाटा इंग्लिश में कन्वर्ट किया उन्होंने नाम भी नहीं लिया। उन्होंने जी। ये कहा ये हमारे रिसर्चेज हैं। इसकी वजह से आज बहुत सारी साइंटिफिक ऐसी थियरीज हैं जिसका क्रेडिट पूर्णतः ब्रिटिशर्स को चला जाता है, ठीक है। लेकिन वो रिसर्च ऐसा नहीं है कि ब्रिटिशर्स ने 5, 7, 10 साल में कर दी।
ऑब्वियसली सी बात है, उनको क्रेडिट जाता है, उन्होंने कुछ किया है, ऐसा नहीं है कि उन्होंने कुछ किया नहीं है। हाँ उन्होंने जी मैथमेटिकली बहुत एक्यूरेसी के साथ उन डेटास को दिखाया है, जी लेकिन उसके बैक का उसका जो एक बेस है वो कहीं से तो उन्होंने उससे पहले की नॉलेज तो कहीं से अब्जॉर्ब की होगी ना। हाँ जी हाँ आप जी आज मैथमेटिक्स का कोई नया फॉर्मूला इजाद कर लेते हैं, तो हाँ क्या जी बिना मैथ्स की नॉलेज के आप फॉर्मूला बना लेंगे? कहीं हाँ से जी तो वो मैथ्स की नॉलेज आपको आई होगी ना। जी बिल्कुल तो वो जो कैलकुलस, वो जो फ्रैक्शंस, वो जो ट्रिग्नोमेट्री, वो अपना नंबर सिस्टम जो आर्यभट्ट दे गए, उसके बाद आर्यभट्ट के बाद ब्रह्मगुप्त ने उन कमान संभाली, ब्रह्मगुप्त के बाद भास्कर 1 आए, भास्कर 1 के बाद भास्कर 2 आए। लोगों ने जो चीजें स्टेप बाय स्टेप तरीके से जी की, क्या उसके बिना वो रिसर्च हो गई? आज हमारा कहीं क्रेडिट ही नहीं है उसमें। हाँ जी हाँ जी तो क्रेडिट तो एक पूरी 300 साल की पीढ़ी ऐसी चली गई जिसमें उस क्रेडिट को खत्म कर दिया गया, जला दिया गया। जी अब इंडियंस जागरूक हो रहे हैं, हम अपने इतिहास को वापस से जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स पे ऐसी बातचीत होती है आज की डेट में। हाँ जी तो ये एक प्रोसेस है जो चलेगा, तो लोगों को पता चलेगा ओके ये जड़ें कहाँ से आ रही थी। हाँ जी ठीक है, वो जो ग्रेविटी का फॉर्मूला दिया गया उसकी जड़ें कहीं और से पीछे से भी आ रही थी। ठीक है, वो जो फादर ऑफ पाइथागोरस किसी और को कहा जाता है, फादर ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसी और को कहा जाता है, उसे कहीं और से भी उसकी जड़ें, रूट्स रूट्स आ रही थी। ठीक है, उतनी एक्यूरेसी नहीं थी उस समय के चीजों हाँ में, जी बट वो इवॉल्व हो रही थी, डेवलप हो रही थी, स्टेप बाय स्टेप बन रही थी चीजें। हाँ तो जी वो नॉलेज ट्रांसफॉर्मेशन में, ठीक है, जिस गैप को ब्रिज करना आज भी बहुत चैलेंजिंग है साइंटिफिक प्लेटफॉर्म्स पे, उस चीज को डेटा जी एविडेंसेस के साथ मल्टीपल लैंग्वेजेस में बुक्स पढ़ी हैं। जी ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेजेस में बुक्स, अब जी सर उनको आप एक जगह क्लब कैसे करेंगे? दैट इज द चैलेंज। इतनी बुक्स पढ़ेगा कौन? आजकल तो जनरेशन बुक्स पढ़ना ही भूलती चली जा रही है। दिस बिल्कुल इज द सही सेकंड चैलेंज। हाँ हमारे जी यूट्यूब इंस्टाग्राम ने इतना कबाड़ा कर दिया है हाँ जी कि यूथ डोंट वांट टू रीड। हाँ जी हाँ हाउ जी कम यू get the original knowledge without reading? जी सर Because the knowledge you will get in reading you cannot get in on the YouTube is totally tempered, यस सर totally tempered। कोई भी चीज जब वीडियो फॉर्म में आती है, रामानंद सागर जी ने जो रामायण बनाई, क्या जी आपको लगता है कि वो रामायण ऐसे घटित हुई थी? नहीं सर बिल्कुल नहीं ठीक, वाल्मीकि जी ने रामायण लिखी उसमें, और रामानंद सागर जी ने रामायण बनाई। ठीक है, जी आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग दैट, दैट वाज ब्यूटीफुल पीस ऑफ वर्क। यस एग्जैक्टली एक्यूरेसी कैन नॉट बी मेंटेन्ड इन वीडियोस। लाइक वो लक्ष्मण रेखा बना दी गई। ठीक है, क्या वो लक्ष्मण रेखा ऐसी थी? आप पढ़ के देख लीजिए, वाल्मीकि रामायण पढ़ के देख लीजिए, इट वाज, देयर इज नो मेंशन ऑफ दैट लक्ष्मण रेखा की। लक्ष्मण रेखा का मतलब था कि एक बंधन दे दिया। मैं एक, जैसे हम बच्चों को कहते हैं बेटा आपने शराब नहीं पीनी हो, ये लक्ष्मण रेखा होगी। नहीं नहीं माता जी, मैं जा रहा हूँ, आपने इस लाइन को क्रॉस नहीं करना, मैं आपसे वचन ले, हाँ जी बस वो वचन ही लक्ष्मण रेखा होगी ना अपने आप में। हाँ जी हाँ जी तो उन डेटास को उतना एक्यूरेटली मेंटेन करना वीडियो फॉर्मेट में पॉसिबल नहीं होता। और फिर चैलेंज आ जाता है जो एक्टर है उसके पिक्चराइजेशन में, उसके एक्सप्रेशंस में। राम का कैरेक्टर, राम क्या थे, वो लिख के तो बताया जा सकता है। जी ठीक है ना, तुलसीदास जी ने बहुत सारे पन्ने भर को लिखने में कि राम का कैरेक्टर क्या है। हाँ जी जितना मर्जी जोर लगा, कोई बंदा जो एक्टर मजे से मजा खिलाड़ी भी आ जाए, वो उसको अपने फेस पे चरितार्थ नहीं कर सकता। जी सर बिल्कुल है। बिल्कुल लिख तो सकते हैं हम, कई बार ये कहते हैं कि वीडियो में ना समझना आसान है और लिखा हुआ समझना मुश्किल है, क्योंकि और वीडियो में तो हम इजीली देख लेते हैं कौन आदमी कैसा फील कर रहा है और कैसा उसके क्या एक्सप्रेशंस आ रहे हैं। बट मुझे उल्टा लगता है इसका। ठीक है, वो जो इतना कुछ लिखा है वो अपने चेहरे पे दिखाओगे कैसे? ठीक है ना, 5 मिनट में आपने दिखाना है, उसको कैसे दिखाओगे? ठीक है, राम बहुत नर्म सब, राम बहुत बहादुर भी थे, राम बहुत साहसी भी थे। ठीक है ना, ये 3 कैरेक्टरिस्टिक्स ही एक एक्टर अपने चेहरे पे एक टाइम में दिखा कर पॉसिबल ही नहीं है। नहीं लगता है जी बिल्कुल हाँ जी तो हम बहुत टेम्पर्ड डेटा देखने के आदी हो गए हैं, हाँ जी और ओरिजिनलिटी बुक्स में मिलती है, क्योंकि ऑथर शब्दों में उन चीज़ों को बयान करता है, बहुत लंबा चौड़ा लिखता है, वो जब तक नहीं थकता तब तक उस चीज़ को डिस्क्राइब करता है।
जिसकी वजह से आप एक करेक्टर को बहुत डीपली जाके अपनी इमेजिनेशन से समझ सकते हैं और जी आपका सर। ब्रेन इमेजिन करने के काबिल हो जाता हाँ जी। तो सर जैसे अभी मतलब आपकी बातों से मुझे जो लग रहा है कि बाहर देशों में तो हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, जो हमारी इतनी सारी बुक्स और पुराण और सब कुछ अवेलेबल था, उसको बहुत जैसे अभी आपने बताया चाइना, अरब कंट्रीज, वो लोग लेकर गए वहां पर, वो लोग अपने स्टूडेंट्स को भेजते थे हमारे पास पढ़ने के लिए। बट हमारे खुद के ही कंट्री के लोगों ने या फिर बोल सकते हैं मिनिस्टर्स ने या फिर मतलब जो भी उस टाइम पे सिस्टम था, उन्होंने वैल्यू नहीं किया। तो मतलब वो चीज आज के हमारे बच्चों को भी मतलब कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रही है। मतलब मैं ये पूछना चाहूंगी कि जैसे अगर वही सिस्टम आज भी लागू होता, तो अभी जो हमारे बच्चों का करंट मेंटल स्टेटस है या फिर करंट जो एजुकेशन से वो कतराते हैं, पढ़ने से कतराते हैं, क्या उस चीज में कुछ फर्क होता या अभी मतलब हमारे वही प्रोसीजर होता तब भी वो कतराते? है। नहीं देखो, समय बहुत बदल गया है, जी। तो क्या होता इसके बारे में मैं नहीं कुछ बता सकता, क्योंकि वो हाँ जी। होता तो वैसा का वैसा तो वो भी ना होता। हाँ जी। ठीक है हाँ ना, जी। बदलाव जीवन का नियम है और हर जी। 50 60 100 साल के बाद बदलाव तो, हाँ जी। ठीक है हाँ ना, जी। अगर वो ऐसा का है तो कुछ और समस्याएं होती, समस्याएं तो होती ही होती। ठीक है ना, हाँ आप जी। आज ब्रिटिशर्स के एजुकेशन सिस्टम को देख लें, यूएसए को देख लें, ये 50 साल बाद जितने ग्लोरियस रहेंगे। ओके। ठीक है ना, टाइम कीप्स ऑन चेंजिंग, और जी। ये एक वेव की पूरी अर्थ यहाँ, कभी डेवलपमेंट की वेव किधर है, कभी डेवलपमेंट की वेव उधर है। ठीक है ना, तो हम ठीक है। बहुत कई बारी परेशान हो जाते हैं कि पहले इंडिया बहुत ग्लोरियस था, अब इंडिया खराब हो गया है। हाँ जी। उसी तरह से ये वेव है, बादल एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, बारिश एक जगह से दूसरी जगह, पानी ट्रैवल करता रहता है। उसी तरह से डेवलपमेंट भी यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, ये हजारों बार हुआ है। ये कोई एक बार का फिनोमिना नहीं है कि एक बारी हो गया और खत्म हो गया। आज एजुकेशन यहाँ से वहाँ पहुँच गई, वो एरियाज ज़्यादा डेवलप हो गए, तो इस चीज़ जी। की पूरी संभावना है कि वापस से एशिया रीडेवलप होना स्टार्ट होगा, या आज हम देखते भी हैं कि वापस जी। से वर्चस्व बढ़ रहा है। जी। ठीक जी। है, तो नथिंग इज परमानेंट, बुद्ध ने कहा है नथिंग इज परमानेंट। जी तो सर। चेंज इज द लॉ, जी। और चेंज होता रहेगा। तो एजुकेशन सिस्टम अगर वो ऐसा का ऐसा आज होता तो वो भी प्रॉब्लम है। बहुत लोग कहते हैं कि गुरुकुल सिस्टम एज इट इज, बहुत सारे गुरुकुल खुल गए हैं आज की डेट में, जी। एज इट जी। इज बच्चे को बिठा देते हैं उसी यूनिफॉर्म में, उसी ड्रेस में, उसी चोटी हाँ में। जी। वो भी कामयाब नहीं है। ठीक है, जी सर। बिकॉज उसके साथ परिस्थितियां भी मैच करनी चाहिए। ठीक है, समय के हिसाब से बदल जाना ही समझदारी होती है। जी। समय की क्या मांग है उसको पहचानना जरूरी है, ना कि किसी चीज को एज इट इज इम्प्लीमेंट कर देना। जी। हम यूएससी का सिस्टम एज इट इज इंडिया में इम्प्लीमेंट कर दे, नहीं हो सकता कामयाब। ठीक है ना, जी। प्रॉब्लम तभी तो आई कि ब्रिटिशर्स का एजुकेशन सिस्टम था, ब्रिटिशर चले गए तो हमें अपना जी। नया कुछ बनाना चाहिए था, हाँ जी। हमने हाँ एज इट जी। इज कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक जी है, सर। संविधान भी हमने लगभग लगभग 2 3 4 5 कंट्रीज से उठाया, एज इट इज कॉपी पेस्ट कर दिया। जी। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने बहुत बहुत मेहनत करी, बहुत हाँ चीजें जी। इफ एंड बट्स लिए, बहुत सारे प्रोविजंस लिए। ठीक है, कर आगे एक ऐसा संविधान बना दिया जो इम्प्लीमेंटेशन में बहुत मुश्किल हो गया। हाँ ठीक जी। है ना, वो संविधान बहुत अच्छा है, उसमें सब चीजें इफ एंड बट हर चीज के दिए, बट वो जी। इम्प्लीमेंटेशन टफ हो गई। तो हमारा जी। अपना कुछ नहीं है एक्चुअली उसमें। ठीक है, तो यही प्रॉब्लम है एक्चुअली, जब वो ब्रिटिशर्स का एज इट इज हमने फॉलो कर लिया वो दिक्कत हाँ है, जी। हम पुराना एज इट इज फॉलो कर लें वो प्रॉब्लम है। तो प्रॉब्लम तो है, गुरुकुल सिस्टम में वर्क कल्चर बहुत अच्छा था, हाँ लोग जी। आते थे बाहर से। उस समय एक नियम था कि जो जो स्टूडेंट्स हैं वो अपना खाना, हम्म। मतलब कि वो नियम ही था कि आपको कुछ घरों से मांग के खाना है, और उस समय लोग भी सपोर्ट करते थे उस कल्चर को। जी। जी वो वर्क बिल्कुल। कल्चर का पार्ट था। जैसे आज आप यूएसए में जाते हैं, हाँ एक जी। बच्चा इंटर्नशिप के लिए जाता है तो सामने वाले लोग इंटर्नशिप देते हैं, जी। क्योंकि वो पूरा सिस्टम उस सिस्टम को सपोर्ट करता है। हाँ कहते हैं जी। ओके यू आर कमिंग फॉर अ वॉलंटरी सर्विस फॉर फ्री, हाँ जी। ओके वी विल गिव यू द वॉलंटरी सर्विस। जी। तो जी। बच्चे जाते हैं, स्कूल वाले भेजते हैं इंटर्नशिप के लिए, सिक्स का आई थिंक 8 स्टैंडर्ड के बाद, ठीक है ना, 9 10th में वॉलंटरी सर्विस कंपलसरी है। तो इवन कंपनीज भी उन चीज़ों को सीरियस लेती हैं, क्योंकि इकोसिस्टम दोनों तरफ से चल रहा है। और वही चीज़ हम एज इट इज़ इंडिया में भी इम्प्लीमेंट कर लें कि बेटा जाओ आप
इंटर्नशिप लेकर आओ, और दुकानदार कह रहा है पागल है, कहाँ से आ गया पता नहीं। बिल्कुल ठीक है, सर। अब जैसे क्या है कि कोई बच्चा एक रेस्टोरेंट में काम कर रहा है, मैकडोनल्ड में काम कर रहा है, तो इंडिया में ये मान लिया जाता है कि बच्चा मैकडोनल्ड में काम कर रहा है, ये तो काम छोटा है। जी। ऑन द अदर हैंड सिमिलरली अगर एक बच्चा फॉरेन में मैकडोनल्ड में काम करता है, रेस्टोरेंट में काम करता है, तो उसको उतनी ही इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है, जी। इंडिया में उतनी नहीं मिलती। हाँ जी। तो एनवायरनमेंट भी उस चीज़ को सपोर्ट करे। तो इंडिया में जो था उस समय, तो वो लोग आते थे और घर वाले मतलब कि आसपास के जो फैमिलीज हैं वो सपोर्ट करती थी कि ये बच्चे कुछ सीखने आए हैं, ठीक है ना। लर्नर्स को उस समय एक अच्छी निगाह से देखा जाता था कि ठीक है, इनका 2 वक्त का खाना हम कर देंगे, बशर्ते ये बच्चे कुछ सीखें और हमें भी ज्ञान देकर जाएं। उस समय हाउस होल्ड्स का ये माइंडसेट था कि ये बच्चे आए, ठीक है। तो पंडित और जो जो ब्राह्मण जात थी ना, ब्राह्मण जात को उस समय अलाउड नहीं था कि आप किसी भी मेटेरियलिस्टिक डिजायर के पीछे भागे या अपना कुछ भी इकट्ठा करें। तो ये लोगों का काम ही यही था कि ज्ञान लेना और ज्ञान बांटना, और उस ज्ञान के बदले 2 वक्त की रोटी मिलती थी, ज्ञान के बदले मिलती थी वो। दैट वाज देयर बिजनेस, ठीक है। जीवन यापन करना है कहीं भी कर लेते थे, ठीक है। तो सिचुएशंस बहुत बदल गई हैं। आज मनी सुप्रीम, आज मेटेरियलिस्टिक चीजें इकट्ठा करना ही एक जीवन का लक्ष्य हो गया है। स्कूल बच्चों को दिमाग में शुरू से यही डाल देता है, ओके बेटा ये करोगे तो इसमें पैसे बहुत हैं। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। बट दीज आर ऑल द थिंग्स दैट आर मोटल्स, खत्म हो जानी है एक दिन। तो बच्चों को एक, अगर हम सही दिशा नहीं दे रहे, सही मार्गदर्शन नहीं कर रहे, तो देयर इज द सिचुएशन इज वेरी प्रॉब्लमेटिक, बिकॉज हम एक ऐसी चीज के पीछे बच्चों को भगा रहे हैं कि जो एक टाइम के बाद खत्म हो जानी है, ठीक है ना। आज वार हो जाए, सिचुएशंस बदल जाएंगी, या आप उस चीज को अचीव कर लें, आपका अगला स्टेप खत्म हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा आईएएस की तैयारी कर रहा है, ठीक है ना, बहुत मेहनती बच्चा, बहुत पढ़ता है, जैसे ही वो आईएएस बनता है ना, वो निकम्मा हो जाता है, रियलिटी। सो द रियल गोल सेटिंग इज मिसिंग। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं उसको हम गोल बना लेते हैं। मार्क्स इज एन ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट अ गोल। बिकमिंग एन आईएएस इज एन ऑब्जेक्टिव, इट्स नॉट अ गोल। तो ऑब्जेक्टिव्स अगर गोल बन जाते हैं, दैट इज अ प्रॉब्लम। गोल इज समथिंग दैट इज सॉल्विंग सम प्रॉब्लम, दैट इज वे अभी देन द ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। एक गोल को अचीव करने में बहुत सारे ऑब्जेक्टिव चाहिए होते हैं। लाइक आपने आईएएस बनना है तो सबसे पहले आपको परसेंटेज मेंटेन करनी पड़ेगी, वो एक ऑब्जेक्टिव है। दूसरा, आपको जीके बहुत पढ़ना पड़ेगा, वो एक ऑब्जेक्टिव है। तीसरा, आपको एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ेगा, वो एक ऑब्जेक्टिव है, बट इट्स नॉट अ गोल। तो हमने ये जितने भी हैं ना ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिसको हम ये मान के बैठ गए ओके दीज आर माय गोल्स। गोल सेटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज मिसिंग इन टुडे स्कूल। में हम गोल सेटिंग तक तो पहुंचते ही नहीं, हम ऑब्जेक्टिव की ही बात करते हैं, बिकॉज जो स्कूल का टोटल ओवरऑल जो रेवेन्यू है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने पे आता है। एक कोचिंग का जो पूरा बिजनेस है वो ऑब्जेक्टिव अचीव करवाने पे आता है। कितने लोग आईएएस बन गए वो कोचिंग को मतलब रखता है, वो सक्सेसफुल आईएएस कितने बने उसको कोई मतलब नहीं है। कोई मतलब नहीं। कितने लोगों ने आईएएस बन के देश को वाकई में बदलने की कोशिश करी, उससे किसी को कोई मतलब नहीं है। If you want to become a IAS, just add one thing more. I want to become a successful IAS. If you want to become a leader, just add one more thing. I want to become a change maker politician or change maker leader. तो हम सिर्फ मेटेरियलिस्टिक गोल्स तक सीमित हो जाते हैं। दैट इज द प्रॉब्लम जो आज हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स में एक बहुत बड़ा एक डिसरेस्ट होता है, डिस्ट्रेस आ जाता है अपनी अपनी जॉब को लेकर भी। अगर आपको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है कंट्री अफेयर्स में, आप कभी स्ट्रेस में आ ही नहीं सकते बीइंग एन आईएएस। आप सुसाइडल थॉट्स लेके ही नहीं आ सकते। आप तो कहेंगे कम व्हाट मे आई विल सॉल्व दिस प्रॉब्लम, चाहे कुछ हो जाए मैं तो एनी हाउ लड़ता रहूंगा, मैं तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करके मानूंगा। आप ये नहीं कहेंगे कि मेरा तो जो है ना बॉस ऐसा है या वो ऐसा है, सिस्टम बड़ा खराब है, सिस्टम बड़ा करप्ट है। आप उस सिस्टम को सिर्फ रोओगे नहीं, उसको बदलने की कोशिश करोगे। ठीक, हम भी हैं अपने स्कूल में, हम सिस्टम को रोते नहीं हैं, प्रयास करते हैं कि सिस्टम तो है जैसा है, हमें पता है। हाँ जी, हाँ जी। उसके होते हुए ही हमें काम करना है, उस खराब सिस्टम के चलते हुए ही हमें चीजें बदलनी है। We never succumb to the वर्दी डिजायर्स ऑफ पेरेंट्स। हम कोशिश करते हैं उनको कन्विंस करने की,
सर दिस इज द वे आउट। आप कहाँ कौन से फ्यूचर की बात कर रहे हैं? दिस इज नॉट मेकिंग योर किड फ्यूचर रेडी। The future is changing very fast. We try to convince people. It is very difficult. But when you are passionate to do something that really can make some impact, you will fight for that. That is the real goals that a child should develop in his mind. सर वो किस तरीके से इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है बच्चे के माइंड में, या फिर वो मतलब किस तरीके से गोल सेट कर सकता है, या मतलब डिफरेंट प्रोसीजर वो कौन सिखाएगा बच्चों को? नहीं, देखो, द फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज अप टू द टीचर। नहीं टीचर स्कूल अपना रहा तो पेरेंट की जिम्मेवारी है। यहाँ पर जी। दोनों ही अवेयर नहीं, ठीक है ना। दोनों का ही जो माइंडसेट है ना बहुत खराब है। नीदर टीचर वांट टू गो अहेड देन तेरा मेरा, ठीक है ना, ये मेरा बेटा है, इसको टॉप करना है, दैट्स इट। उसको मतलब ही नहीं है उसकी। नीदर स्कूल, सॉरी, नीदर पेरेंट्स थिंक बियॉन्ड द बाउंड्रीज। जापान के अंदर नियम है, सोशल कल्चर जापान का बहुत फेमस है। किस हिसाब से सोसाइटीज चलती हैं, किस हिसाब से वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, इट्स अमेजिंग, ठीक है ना। वर्ल्ड वार में इतनी ज्यादा हार होने के बावजूद भी कंट्री खड़ा होता है और अपने कल्चर को पूरे दुनिया के सामने रिप्रेजेंट करता है और बहुत सॉलिड तरीके से आगे बढ़ता है। तो कुछ तो बात है उनमें, ठीक है। तो व्हाट जापानीज डू, हमारे यहाँ क्या होता है ना कि जब स्कूल से छुट्टी होती है, बच्चा हर माँ बाप खड़ा होता है अपने अपने बच्चे को लेकर। इन जापान वो लोग हर बच्चे को एक नजर से देखते हैं। वो बाहर खड़े होते हैं, देखते हैं कोई भी बच्चा चोट ना खा ले, हर बच्चा सेफली अपने पेरेंट तक पहुंच जाए। हर पेरेंट ये इंश्योर करता है, उनका कल्चर है। ठीक, हमारे इंडिया में भी ये कल्चर था। हरियाणा में खास तौर पे जो पुराने लोग हैं, वहाँ एक नियम होता था जाट में खास तौर पे कि वो जब जब घर में बच्चा होता था ना, तो वो ये नहीं कहते थे मेरा बेटा है या ये तेरा बेटा है, वो कहते थे ये तेरे नाम का है। क्या बहुत पुरानी बात है। वो कहते थे ये तेरे नाम का है, ये मेरे नाम का है। वो ये नहीं कहते थे मेरा है तेरा, ठीक है, भगवान ने ये तेरे को तेरे नाम का दिया है, पर ये है हमारा ही, और वो भी हमारा है। हम सब एक हैं और ये सब हमारे हैं। तो वहां से कम्युनिटी चलती थी और सब लोग एक दूसरे के लिए, एक दूसरे के बच्चों के लिए भी, मतलब कि अपने अपने भाई के बेटे के लिए भी, अपने बहन के बेटे के लिए भी उतनी ही इक्वालिटी रखते थे जितने अपने लिए रखते थे। और बहुत सारे एविडेंस, बहुत सारे लोग आपको ये बताते मिल जाएंगे कि उस समय में लोग अपने बेटे को नहीं गले से लगाते थे कि सामने वाला ये ना कहते बता भेदभाव करने लग गया। बिल्कुल सही। अपने बेटे को गले नहीं लगाते थे, अपने भाई के बेटे को गले लगा लेते थे कि कोई हम पे ये लांछन ना लगा दे कि भेदभाव कर रहा है, बता अपने बेटे को प्यार कर रहा है, मेरे को नहीं कर रहा। तो जब कम्युनिटी उस माइंडसेट में है, कम्युनिटी का असली मकसद, असली मीनिंग ही वही है कम्युनिटी का। अदरवाइज जो आज कम्युनिटी देखते हैं तो डेड है। कम्युनिटी डेड हो चुकी है, हम सिर्फ दिखावा कर रहे हैं कम्युनिटी के नाम का। आज इंडिविजुअलिटी का जमा, तो हम एक्सेप्ट क्यों नहीं कर लेते कि इंडिविजुअलिटी आ चुकी है। मैंने फिर कहा कि वो पुराना टाइम वापस नहीं आ सकता, बट आज इंडिविजुअलिटी का जमाना है, पर हम एक्सेप्ट नहीं करते इंडिविजुअलिटी आ चुकी है। हमारे अंदर एक्सेप्टेंस नहीं, हम मान के नहीं राजी हैं कि हमारा अपना अपना अकेले का जीवन, हम अपने पे ही ध्यान दे ले। अगर हर बच्चा, हर माँ बाप मान ले ओके मेरी लाइफ है, बस तेरी लाइफ तेरी लाइफ है, भी चीजें सुलझ जाए। हम इंटरफेयर ही ना करें एक दूसरे की लाइफ में, हम अपने आप में मस्त रहें, ठीक है ना। एक्सपेक्टेशंस ही ना रखें, सामने वाला पूछ रहा है आपको, नहीं पूछ रहा। पहली बात तो जब आप इंडिविजुअलिटी में आ जाते हैं ना, तो आपको फर्क ही नहीं पड़ता किसी चीज से, मतलब और सामने वाला भी आपकी रिस्पेक्ट ऑटोमेटिकली करता है क्योंकि उसको कोई बंधन नहीं है। ठीक है, बट हम एक्सेप्टेंस नहीं है, दैट इज द प्रॉब्लम। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स दैट नीड टू बी चेंज्ड। आपने पूछा कि कैसे चेंज हो सकता है, उसमें काउंसलिंग ऑफ पेरेंट्स, काउंसलिंग ऑफ टीचर्स, काउंसलिंग ऑफ स्कूल्स। अभी जो मैंने बात की कि कोई ये नहीं मानता था कि ये मेरा बेटा है, वो सब इवन जापान में बहुत लंबे समय तक यही। तो टीचर का माइंडसेट होना चाहिए सब बच्चे मेरे हैं, इन सब का भविष्य बनना चाहिए, मार्क्स आने आना है, भविष्य बन जाना चाहिए। मार्क्स तो 60% लेने वाला ज्यादा आगे निकल जाता है। बिल्कुल सही सर, रियलिटी है। क्योंकि वो जो 90 ले रहा है ना, वो एक्सपीरियंशियल तो उसने कुछ सीखा ही नहीं, एक्सपीरियंसेस तो लाइफ में लिए ही नहीं।
90 जी। वाले ने क्या जी। एक्सपीरियंसेस है उसके पास? वो सारा दिन बुक्स में डूबा रहा। फिर उसने टेक्स्ट बुक्स पढ़ी, हाँ जी। एक्स्ट्रा बुक्स तो पढ़ी नहीं। हाँ और जी। हाँ टेक्स्ट जी। बुक्स टेम्पर्ड है, टेम्पर्ड नहीं है तो गवर्नमेंट जो चाहती है उतनी बात आती है टेक्स्ट बुक्स में, हाँ जी एक्स्ट्रा सर। नॉलेज नहीं हो, लिमिटेड इंफॉर्मेशन है टेक्स्ट बुक्स में। गो हम्म। बियॉन्ड द बुक्स और रीड एक्स्ट्रा बुक। वो नहीं हम्म। कर रहा है एक टॉपर बच्चा। टॉपर बच्चे को तो पता चल गया, स्ट्रेटेजी पता चल गई है कि ये करूंगा तो मार्क्स आ जाएंगे, मैं पेपर जितना सजाऊंगा उतने अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इवन जी जी। मार्क्स का भी, पेपर अटेम्पटेशन से भी कोई लेना देना नहीं है इंडिया में। तो हाँ टॉपर जी। मीन्स आपकी शीट सजी हुई है, बस इतना हम्म। ही मीनिंग है टॉपर का। आपने बहुत ब्यूटीफुली लिखा है। हाँ जी। हाँ जी। अगर ब्यूटीफुली आप लिख के आपको 80% अबव जाने से कोई नहीं रोक सकता, रोक ही नहीं सकता। आपकी बाई चांस बैड लक से हैंड राइटिंग खराब है और आपकी ये बोन मेरी तरह थोड़ी सी बाहर निकली हुई है, तो जो जिंदगी भर हैंड राइटिंग बन ही नहीं पाई है, तो आप कभी 60% प्लस जा ही नहीं पाओगे। ठीक है, इट हैपन टू मी एवरी टाइम बिकॉज माई हैंड राइटिंग कभी बना ही नहीं पाया बिकॉज ऑफ दिस बोन। ये बोन थोड़ा सा बड़ा हुआ है जिसकी वजह से कभी ग्रिप बन ही नहीं पाती है। अब ग्रिप हाँ नहीं बन जी। पाती है तो लिखूं कैसे? हाँ जी। कीड़े मकोड़े लगते हैं, कांटे लगते हैं। पर उसका ये मीनिंग थोड़ी ना कि दिमाग में कुछ नहीं है, तो नहीं बना कभी। क्या 65, 68, 70, 70 भी लास्ट गलती से एक बारी पहुंच गया था बिकॉज ब्यूटिफिकेशन नहीं है शीट्स में। There are a lot of things in the examination system, no lot of things that need to be done to make the students aware, make the teachers aware, make the parents aware. It's a very long way that we need to go yet to make something revolutionary. हम्म। तो जैसे सर एक आखिरी क्वेश्चन मेरा ये है, क्या बच्चों को पता है कि वो पढ़ क्यों रहे हैं या उनको स्कूल क्यों भेजा जा रहा है? मतलब इस पे थोड़ा। हाँ जी। They हाँ जी। don't know anything why they are going to school. What is the purpose of school? They don't know. उनको बस इतना बता दिया गया है कि बेटा स्कूल जाते हैं तो हाँ वहाँ से जी। मार्क्स मिलते हैं और हाँ वो जी। मार्क्स आपने बैग में भर के ले आओ। हाँ अगर जी वो सर। मार्क्स अच्छे आते हैं तो हम तुम्हें प्यार करते हैं। तो वो हाँ उस जी। प्यार के भूखे बेचारे मार्क्स की दौड़ में भागते हैं और फिर वो मार्क्स हाँ के जी। मारे वो स्कूल जाते हैं और अपनी ज़िंदगी बोरियत में अपना पूरा बचपन गुजारते हैं। हाँ जी। हाँ जी सर। ठीक है, तो दिस इज द बेसिक प्रॉब्लम। स्टूडेंट डोंट नो व्हाई दे आर गोइंग टू स्कूल। जी जी। दैट इज ऑल्सो अ बिग कंसर्न। टीचर उसको एक ही बात कहती है, बेटा मार्क्स नहीं आएंगे। टीचर उसको ये कहती ही नहीं कि बेटा लर्निंग नहीं आएगी। हाँ जी। हाँ जी। तो सर इस चीज़ के लिए श्योरली हम एक पॉडकास्ट ज़रूर करेंगे कि लर्निंग के अलग अलग तरीके क्या हैं, किस तरीकों से बच्चे को इंटरेस्ट पैदा हो सकता है। श्योरली हम इस बारे में ज़रूरत है मैम, ये बातें लोगों तक पहुंचाने की ज़रूरत है। हाँ जी सर। और अगर ये बातें सही ढंग से लोगों तक पहुंचेंगी तभी कुछ बात बन सकती है। अदरवाइज जी। से आप जैसे लोग, छोटे छोटे स्कूल्स अगर हम चला रहे हैं, हाँ जी। उनमें 100, 150, 200 बच्चा पढ़ा रहे हैं, हाँ 200 जी। करोड़ की आबादी होने वाली है। हाँ ठीक है जी। ना? और उसमें हम 100 बच्चा भी पढ़ा ले तो हाँ जी। कुछ ज़्यादा बदलता नज़र नहीं आता है। ठीक है ना? हाँ जी। वो ज़माना नहीं रहा कि विवेकानंद जी ने कहा था कि अगर मुझे नचिकेता जैसे 12 लोग भी मिल जाएं तो मैं देश को बदल दूं। ठीक है, अब 12 लोगों से कुछ होने वाला नहीं है। हाँ जी। हाँ जी सर। अब ज़्यादा लोग चाहिए, आबादी बहुत बढ़ गई है। जी तो सर। हमें गंदगी भी बहुत फैल चुकी है। हाँ चीज़ें, जी। तालाब जो है ना वो बहुत बड़ा हाँ हो जी। चुका है, उसमें एक दो हाँ कमल खिलाने से कुछ फर्क पड़ता नहीं है। जी। जी सर। थिंग्स नीड टू बी चेंज्ड एट अ डिफरेंट लेवल। सर मतलब मैं ये पूछना चाहूंगी, क्या इसमें पेरेंट्स, टीचर्स, स्कूल्स, हर किसी को जुड़ने की जरूरत है या टीचिंग सिर्फ पर्टिकुलरली बच्चों से रिलेटेड ही है, बच्चे और टीचर का ही एक रिलेशन है बस? नहीं, खाली बच्चों से तो कैसे हो सकता है? हाँ समाज तो जी। बहुत सारी चीज़ों से बनता है ना। बच्चा पढ़ हाँ रहा है, जी। हाँ जी। कैसे पढ़ रहा है? बच्चे के दिमाग में 3 चीज़ें इम्पेक्ट करती हैं। जी। बायोलॉजिकल, क्या जी। थॉट प्रोसेस है बायोलॉजिकली। ठीक है ना? जी। वैज्ञानिक तौर पे उसका जो बुद्धि का समीकरण है उसको कोई भी नहीं बदल सकता। ठीक है ना? उसके बाद उसकी सोसाइटी, हाँ और जी। उसके बाद उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट। जी ठीक सर। है ना? कॉग्निटिव डेवलपमेंट उसका स्कूल से होना है, हाँ जी। हाँ जी। सोसाइटी, पेरेंट्स से, आस जी। पड़ोस से, जी। उसके फ्रेंड्स से। तो ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सोसाइटी,
बायोलॉजिकली तो नहीं चेंज कर सकते हम बच्चे को, वो तो जैसा जी है जी वैसा ही है, उसकी बुद्धि का स्ट्रक्चर, उसकी बॉडी का स्ट्रक्चर जो बायोलॉजिकली कनेक्टेड है हाँ जी उसमें ज़्यादा फेरबदल नहीं किया जा सकता। जी ठीक है, तो ये 3 डिफरेंट चीज़ें होने की वजह से हर बच्चा यूनिक है। जी जी ठीक है ना? बिल्कुल तो इसलिए एक परिवार के भी 2 बच्चे आपस में मेल नहीं खाते, जी क्योंकि परिवार के बच्चों के बायोलॉजिकल जीन्स तो सेम हो सकते हैं, सिमिलर हो अच्छा सकते हैं, हाँ जी बट फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोसाइटी हम्म तो कहीं ना कहीं वेरिएशन आ जाता है। दैट्स व्हाई नो वन इज सेम, जी एवरीवन इज यूनिक। जी और अगर सही इम्पैक्ट अगर हमने क्रिएट करना है तो वी नीड टू वर्क ऑन ऑल द एंगल्स, ऑल द डिफरेंट एंगल्स दैट राइट नाउ टीच विद E4 इज ट्राइंग टू डू। जी We are just a very small group who is trying to send awareness and our message to parents, teachers. But that message can be impactful if it is shared and reshared, circulated by most of the people who are getting benefited with this. वो वेव की तरह अगर इंफॉर्मेशन स्प्रेड होनी स्टार्ट हो जाए जी तो चीज़ें फिर बदलनी स्टार्ट होती हैं, एकदम तो नहीं बदलती, इट टेक्स टाइम। जी जी So thank you very much, sir. Thank you. You made a time from your busy schedule to come to our podcast. Thank you very much. And to all our viewers, we request to follow our channel. Thank you. हमारे यहाँ जी बहुत पॉजिटिव रिगार्ड दिया जाता है कि हाँ जी बेटा सर कुछ करेगा तो मैं तेरे को टॉफी दूंगा, तो मैं साइकिल ले दूंगा, तो ये करूंगा, कुछ करेगा तो वो करूंगा। ओके, कंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड है।